हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ईडू एकेडमी पर। आशा और उम्मीद है कि आप सबों की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आगामी आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे उसकी तैयारी आप ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, यानी MCQ के फॉर्म में जो है आपको हिस्ट्री का पेपर करवा रहा हूं। और आज जो है 9वां क्लास है, यानी आज कौन सा क्लास है? तो आज हम यहां पे 9वां क्लास जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 8 क्लास मैं करवा चुका हूं। और आज का जो टॉपिक होगा, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं गांधी युग पे। किस पे? गांधी युग पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, भारत के लिए एक विचार और एक विरासत भी है। आप गांधी जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। गांधी जी से अगर सीखने की बात है तो सबसे बड़ा चीज़ जो आता है कॉन्फिडेंस। अगर आपको गांधी जी से सीखने के बारे में जब आप गांधी जी की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब ये गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े नेता वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, गोल टोपी हैट लगा करके, और उस सम्मेलन में गांधी जी जो है मात्र एक धोती पहन करके वहाँ पहुँचते हैं। तो मतलब कहा जाए कि इनके अंदर जो था वो अपनी बातों को रखने के लिए उनको ये नहीं था कि मुझे पर्सनैलिटी कैसी बना करके जानी है। वो उसी जैसे अपने देश में रहते थे, भारत में रहते थे, उसी रूप में वो जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और वहाँ पर विंस्टन चर्चिल रहते हैं। विंस्टन चर्चिल ही इन्हें जो है गांधी जी को नंगा फ़कीर कह करके जो है वहाँ पर संबोधित करते हैं। फिर भी गांधी जी अपना आत्मविश्वास नहीं खोते हैं और गोलमेज सम्मेलन का जो भी उद्देश्य था उसे पूरा करते हैं और वापस आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में आप नहीं जान सकते, उनका जो है विचार ही काफ़ी है और वो भारत का एक विरासत है। तो चलिए, आज गांधी के युग पे जो है, यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है गांधी जी के जो भी योगदान है उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। किस फॉर्म में? तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में देखेंगे, जो डायरेक्ट आपका प्रश्न बनता है आपके पेपरों में। सबसे पहले बात करें तो गांधी युग कब से शुरू होता है? तो 1919 से शुरू होकर के 1947 तक, यानी जब तक जो है गांधी जी की मृत्यु नहीं हो जाती है। गांधी जी की मृत्यु कब होती है? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जब तक जो है गांधी जी की मृत्यु नहीं आ जाती है तो एक तरह से वो गांधी युग के नाम से आपको देखने को मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अक्सर इससे प्रश्न देखने को मिलता ही है। तो हम पूरा 1919 से लेकर के 1947 तक का जो है पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन यहाँ पर देखेंगे, पार्ट वाइज पार्ट, क्योंकि लंबा टॉपिक है। 30 से 40 प्रश्न करके डेली के क्लास में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। 2-3 दिन में जो है 2-3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए पहले प्रश्न से जो है इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न की बात की जाए तो सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी? तो महात्मा गांधी जब भारत वापस आए थे तो इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी? चंपारण से किया था। कहाँ से किया था? चंपारण से किया था। चंपारण आपका कहाँ? तो बिहार में पड़ता है। चंपारण आपका बिहार में पड़ता है। और यहाँ पर जो है नील किसानों के समर्थन में इन्होंने सत्याग्रह शुरुआत की थी। कहाँ पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण से जो है महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और किस किसान के? तो नील से संबंधित जो किसान थे, नील के किसान थे, नील की जो खेती करते थे, उनके समर्थन में इन्होंने यहाँ पे सत्याग्रह किया था। क्लियर है? अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा जो है गोली से मारा गया था? इन्हें किसने गोली मारी थी या इनकी हत्या किसने की थी? कौन अंग्रेज अफसर था? कैप्टन सैंडर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह के द्वारा जो है कैप्टन सैंडर्स को गोली मार करके उनकी हत्या की गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी फेमस भी है ये नारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? एक अलग राष्ट्र का मतलब क्या कि मुस्लिम लीग ने जो है कहा कि अब हम जो है सांप्रदायिक तरीके से, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसे जो है भारत से अलग करके एक पाकिस्तान राष्ट्र बना दिया जाए, और जो हिंदू बहुल इलाका है उसे जो है भारत रहने दिया जाए। तो ये सर्वप्रथम अगर बात की जाए मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और जब मुस्लिम लीग बना था तो उस समय उनका कतई उद्देश्य नहीं था कि हमें जो है ये मुस्लिम लीग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें एक पृथक राष्ट्र यानी एक अलग राष्ट्र की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग बना था, उसका उद्देश्य एकमात्र था कि भारत में जो है अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीतिक करवट बदलती गई, लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना सर्वप्रथम आते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और वो देख रहे थे कि यहाँ पर मुझसे अच्छे अच्छे जो है प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलेगी। तो उन्होंने क्या किया, फूट डाल दिया हिंदू और मुसलमान में, और डाला कि जब हिंदुओं के लिए ये भारत देश जो है सिर्फ हिंदुओं के लिए है और मुसलमानों के लिए हमें एक अलग जो है पाकिस्तान देश चाहिए, एक अलग राष्ट्र चाहिए। तो वही प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने कब प्रस्ताव पारित किया, यानी प्रस्ताव लाया या संकल्प लिया कि हमें एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1940 ईस्वी में। कब? 1940 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव लाया कि उन्हें एक अलग राष्ट्र चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले कि वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक किसे मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था हैदराबाद को। किसे? हैदराबाद को मिलाया गया था। और हैदराबाद को मिलाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी किसने? तो वो निभाई थी सरदार पटेल ने। किसने? सरदार पटेल ने। सरदार पटेल जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि निजाम जो थे हैदराबाद पे जो है कौन थे, किनका कब्जा था? तो निजाम का कब्जा था। और उनका कहना था कि मैं ना पाकिस्तान में जाऊंगा, मैं ना पाकिस्तान में जाऊंगा और ना मैं हिंदुस्तान में रहूंगा, हम एक पृथक राष्ट्र बनेंगे, हम एक पृथक राष्ट्र बनेंगे और यहाँ पे निजाम का जो है हुकूमत रहेगा। फिर यहाँ पर क्या किया जाए, बाय फोर्स डाल करके सैनिकों के द्वारा और जो है सरदार पटेल के हस्तक्षेप के द्वारा जो है हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न देख लें यहाँ। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यानी ये नारा किसने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक बात कह दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सपोर्ट नहीं किया है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर भर भर के कर दीजिए, ताकि जो है मुझे भी पता चल सके आप लोगों के लिए जो ये मेहनत कर रहा हूँ वो सही जगह पे सही लोगों के बीच पहुँच पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मात्र 2 सेकंड का आपको टाइम लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे देश बंधु की उपाधि प्राप्त थी? देश बंधु की उपाधि किन्हें प्राप्त थी? तो ये प्राप्त थी चित्तरंजन दास को। किन्हें? चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु, चित्तरंजन दास को देश बंधु, देश बंधु के नाम से भी जो है पुकारा जाता था। यानी देश बंधु की उपाधि किन्हें प्राप्त थी? तो चित्तरंजन दास को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ?
सबसे पहले 1929 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, प्रश्न यही है, जिसमें क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में की गई थी, लाहौर के अधिवेशन में, जहाँ पे अधिवेशन कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। कहाँ पे, लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। और उसी अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या जो है, पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तावित किया था, या प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1942 ईस्वी में। कब, 1942 ईस्वी में जो है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी में। कब, 1943 ईस्वी में सुभाष बाबू ने, किसने, सुभाष बाबू ने सिंगापुर में। आप समझ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का व्यक्तित्व कैसा था। भारत जैसे देश में जो उस समय गुलामी के दौर से गुजर रहा था, उस वक्त ये इस देश से जाकर के सिंगापुर में एक संगठन तैयार करते हैं और वहाँ से एक क्रांति की बिगुल हुए फूंकते हैं। और वहाँ से इन्होंने 1943 ईस्वी में क्या दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया था। और वहाँ पे इन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। कौन सा, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का जो है इन्होंने क्या किया था, वहाँ पर संगठन बनाया था और वहीं पर जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था, 1943 ईस्वी में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन जो कब से कब तक चला था, 1920 से लेकर के 1922 तक। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, 1920 से लेकर के 1922 तक को क्यों निलंबित कर दिया गया था। यानी असहयोग आंदोलन जो कि अपने चरम सीमा पर था, फिर जो है अचानक से गांधी जी उन्हें क्यों निलंबित कर देते हैं, और निलंबित करने का फैसला क्यों लेते हैं, क्योंकि एक घटना घटती है। कौन सी घटना, तो चौरी चौरा का घटना होता है, जो एक डकैती होती है। और हिंसक घटना के कारण उसमें क्या होता है कि कुछ जो है अंग्रेजी अफसर को मार दिए जाते हैं। हालांकि इस जो है फैसले पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है भारतीय इतिहास में। बहुत लोग इसे जो है मतलब कहा जाए कि अच्छा मानते हैं, बहुत लोग इसे जो है गांधी जी का एक कहा जाए कि कहते हैं कि उन्हें झुकना नहीं चाहिए, इतना बढ़िया असहयोग आंदोलन चल रहा था, अगर ये निरंतर उसी समय चलते रहता तो भारत को आज़ादी और 10 वर्ष पहले मिल जाती। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चलती है, कौन से, असहयोग आंदोलन के खत्म करने के लिए। लेकिन अगर मेन वजह पूछा जाए कि गांधी जी ने क्या वजह बता करके जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, तो यही चौरा चौरी में जो है जो कांड हुआ था, उसी में हिंसक घटनाओं में जो लोग मारे गए थे, उन्हीं में जो है उसके बाद जो है गांधी जी डिसाइड करते हैं कि अब जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो आप सभी इस प्रश्न से अच्छे तरह से अवगत होंगे। अमृतसर में। कहाँ पे, अमृतसर में। कौन थे, जनरल डायर, जनरल डायर, जनरल डायर। इसी ने जो है क्या किया था, गोली चलाने का जो है आदेश दिया था, गोली चलाने का आदेश दिया था। और क्या था, वो जो है एक तरह से पैक ग्राउंड था, अंडरग्राउंड था, जो चारों ओर से जो है दीवारों से घिरा हुआ था और मात्र एक छोटा सा गेट था जिससे निकास हो सकता था। और अचानक से जो है जनरल डायर वहाँ पे आता है, चारों बगल से सेना जो है भारतीय लोगों को जो वहाँ पर एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो है एक तरह से आंदोलन कर रहे थे और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करवाते हैं। जिसके बाद जो है ये वर्ष 1919 में क्या होता है, जालियांवाला बाग के नाम से ये घटना को जाना जाता है। तो उस समय कौन, किसके हाथी पे, जनरल डायर के जो है कहने पर जो है गोली चलाई गई थी। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुई। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। इसी में एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि नमक सत्याग्रह किस यात्रा से स्टार्ट हुआ, तो उस यात्रा का नाम है दांडी यात्रा। क्या? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा से जो है ये सत्याग्रह की शुरुआत होती है। और कब होती है? 1930 ईस्वी में होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता जो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। पहला प्रश्न तो यही, इसका मतलब ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और किस संबंध में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। यानी किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए एक संघीय जो है व्यवस्था का जो है प्रस्तुत किया गया था, यानी संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो ये किया गया था 1935 का अधिनियम। किससे? 1935 का अधिनियम आया था। उसी के अंतर्गत जो है भारत के लिए एक संघीय संरचना की प्रस्तुति पहली बार की गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। यानी वही जो काकोरी कांड हुआ था उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हैं काकोरी षड्यंत्र के, यानी काकोरी ट्रेन जो कांड हुआ था, डकैती कांड हुआ था, उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, प्रमुख नेता थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था। 1919 अधिनियम को, द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित करवाया था। तो उनका नाम था जेम्स फोर्ड। किसने? जेम्स फोर्ड जी जो हैं इन्होंने ही 1919 के अधिनियम द्वैध शासन धारणा को भारत में पहली बार प्रस्तुत करवाया था और इस शब्द से व्यक्ति को, लोगों को परिचित करवाया था। इनका कहना था, और इन्हें जो है एक तरह से सांप्रदायिक निर्वाचन का भी कहा जाए, द्वैध शासन में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का भी जन्मदाता माना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था। किसने? कब हुआ था रॉयल इंडियन नेवी का जो है, रॉयल इंडियन नेवी का जो है विद्रोह कब हुआ था? तो 23 फरवरी 1946 को। कब? 23 फरवरी 1946 को। तो इस विद्रोह को जो है विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने राजी करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल ने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए जो है समझाया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि 20 सितंबर 1932 को नर्मदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। 20 सितंबर 1932 को नर्मदा जेल में महात्मा गांधी ने, सॉरी नर्मदा नहीं, यरवदा जेल होगा, यरवदा जेल, यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। तो ये किया था रैम्स मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में। रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने क्या किया था? आमरण अनशन किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रित
जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा, पहले पार्ट बाय पार्ट में लंबा क्वेश्चन है इसलिए पार्ट बाय पार्ट में तोड़ के आपको समझा देता। तो 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया था। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वो निकट सहयोगी कौन था? वो निकट सहयोगी कौन था जिन्हें जो है महात्मा गांधी ने क्या किया था, सत्याग्रह करने के लिए चुना था? तो वो कोट थे राजकोट में सरदार पटेल। कौन से? राजकोट। राजकोट कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? गुजरात में। गुजरात के राजकोट में सरदार पटेल को जो है गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए कहा था। क्लियर है? आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देख लें कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो ये किया था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो हड़ताल था उसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार क्या किया था? भूख हड़ताल किया था। पहली बार क्या किया था? भूख हड़ताल की शुरुआत इन्होंने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मजदूर के जो है समर्थन में जो ये कर रहे थे आंदोलन उसमें किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये हमने पहले भी आपको बता चुका हूँ। किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने ही जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। उन्नीस ईस्वी में। तो इस जालियांवाला बाग कांड में किसने जो है ऑर्डर किया था गोली चलाने का? तो ये किया था जनरल डायर ने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदरणीय सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक दिनों तक अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न देख लें कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? यानी जिस दिन देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को और भारत पूरा देश जो है आज़ादी के जश्न में डूबा था, तो उस समय जो है महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। कहाँ पे थे? कोलकाता में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना। कौन? माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला प्रश्न देख लें कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इन्हें जो है गोली मार करके इनकी हत्या कर दी जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी। कौन? सी राजगोपालचारी जो हैं स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल बने थे। स्वतंत्र भारत के
पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देख ले कि निम्न में से किस व्यक्ति को कायदे आजम कहकर संबोधित किया जाता है? तो कायदे आजम कह के किन्हें संबोधित किया जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम कह करके संबोधित किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे? तो ये गए हुए थे, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने के लिए जो है गांधी जी लंदन गए हुए थे। अगला प्रश्न देख ले। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय जो है, क्योंकि कब हुआ था असहयोग आंदोलन शुरू? 1920 से शुरू होकर के 1922 तक चला था, और जो है काकोरी कांड होता है उसके बाद जो है गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, और उस समय वायसराय कौन रहता है भारत में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्लियर है? तो दोस्तों ये था आज का जो है, हमने लगभग जो है 30 जो है MCQ यहाँ पे जो है गांधी युग का जो है डिस्कशन कर लिया है। आशा और उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। इसी तरह का क्लास अगर आप रेगुलर पाना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जीके, जीएस, करंट अफेयर, करंट न्यूज़ से संबंधित सारा कुछ का डिस्कशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे चैनल द एडू एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।